नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं जीएमटी गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रुद्र विक्रम जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो एडवोकेट रुद्र विक्रम जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। तो रुद्र जी, सबसे पहले तो आप क्यों ना अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है आज यहाँ तक की। देखिए, जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मतलब एक अच्छी भी जर्नी रही, कुछ ख़राब यादें भी, हर किसी की ज़िंदगी में ख़राब यादें भी होती हैं, अच्छी यादें होती हैं। लेकिन हाँ, मैंने जब अपनी शुरुआती दौर की जो मेरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर मैं माँ बाप की जो इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं इंजीनियर बना। मैंने एचसीएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम भी किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपनी जर्नी जो मैंने सोची थी। तो मैंने सारी नौकरी वगैरह छोड़ के फिर मैंने वकालत शुरू किया और अब मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ। पॉलिटिकल मेरा जो इंक्लिनेशन था, वकालत जो मेरा इंक्लिनेशन शुरू से था, मैं अब अपना पैशन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और जी रहा हूँ और मुझे बहुत बेहद अच्छा भी लग रहा है। और समाज के लिए, देश के लिए मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ इस पेशे के माध्यम से। अपना जो पेशा है, साथ में हर किसी को जो अपनी बेसिक ज़रूरत होती है रोजी रोटी, उस साधन मैं इसी से कर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम जो इस पेशे के माध्यम से होता है कि वो आप समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इशू जब मुझे लगता है कि मुझे उठाने चाहिए, तो मैं इस पेशे के माध्यम से उठा पा रहा हूँ। तो इस पेशे में आके मुझे एक बेहद खुशी इस माध्यम से मिलती है। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात मैं ये मतलब आपके जो दर्शक यूथ हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनको यही कहूँगा कि आप जब अपने पैशन की जीने की बारी है तो उसको ज़रूर ज़िंदगी में, अगर आप शुरू में नहीं जी पाए किसी माँ बाप के वजह से या फिर किसी भी अन्य की वजह से, लेकिन एक बार जीने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप अपना पैशन जीते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। जी। एडवोकेट रुद्र जी, अगर मैं आज के टाइम पे देशभक्ति की बात करूं, तो आज के टाइम पे हमने देखा होगा कि जैसे इंडिपेंडेंस डे आए या रिपब्लिक डे आए तो स्टोरीज लग जाती है। इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो या रील्स लोग बनाने लग जाते हैं। तो क्या आज के टाइम पे जो देशभक्ति है वो सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी, ट्विटर पे ट्वीट कर देना या व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देना, सिर्फ यहीं तक सीमित है? देखिए, एक माध्यम हो सकता है, एक बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया आज, कि हम जो पहले जो हमारे इमोशंस थे, जो हम देश के प्रति हमारी जो भक्ति थी या फिर अपने जवानों के प्रति जो अपना सम्मान था, आदर था, वो लिखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। आज के 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है 10 साल पहले मैं, अगर मुझे लगता था कि मैं अपने जवानों के लिए कुछ अच्छा लिख पा रहा हूँ, तो मैं नहीं लिख पाता था। मैं देश के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब किसी के पास अखबार नहीं थे कि आपके कॉलम लिख जाएं, या हर किसी के पास कोई माध्यम नहीं था। तो एक मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम सोशल मीडिया ने दिया है कि आप आज अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, तो आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म है। उन चीज़ों को आप लिखिए, कहिए। लेकिन जो ये देशभक्ति को आपने ये सीमित कर दिया है सिर्फ एक स्टेटस के माध्यम से या फिर एक रील के माध्यम से, मुझे लगता है, और ना सिर्फ मैं, सिर्फ मैं ही यहीं तक सीमित नहीं रहूँगा। जो देशभक्ति की बात आप कर रही हैं, मैं अन्य बहुत सारे, जैसे आजकल मदर्स डे, फादर्स डे, तमाम तरीके के डे मनाए जाते हैं। 365 में 364 दिन आपके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं और एक दिन के लिए आप मातृ दिवस, पितृ दिवस मना के आप खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पाश्चात्य की जो सभ्यता थी, क्योंकि उनके पास इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए या पर्सनल फीलिंग के लिए कोई समय नहीं था, या फिर अभी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को, देश मेरा है तो वो देश मेरे लिए 365 दिन है। मेरी अगर देश के प्रति देशभक्ति है तो वो 365 दिन होनी चाहिए। हो सकता है कि आप एक दिन दिखावा कर लें, 2 दिन दिखावा कर लें, ये अच्छी बात है, मैं ये इसको बहुत ख़राब नहीं मानता। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको एक्सप्रेशन करने का एक दिन है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ों को भूल जाना, या फिर बहुत सारे आजकल बहुत सारे रील आप देखती हैं, वायरल होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को या फिर ग्रेजुएट वाले बच्चों को पूछा जाता है कि भगत सिंह कौन थे, उनको ये नहीं पता होता है, बताते हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री थे, कौन थे क्या। बहुत सारे आपने देखा होगा ट्वीट्स, रील्स वायरल हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि एक जागरूकता आनी चाहिए। देश कैसे हमें मिला, एक स्वतंत्र भारत हमें कैसे मिला, किन किन लोगों का बलिदान हुआ, उन लोगों ने क्या क्या यातनाएं सही, और आज देश को क्या ज़रूरत है। आज सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछना
अगर आपको देशद्रोह आप मानते हैं या फिर सत्तारूढ़ पार्टी की भक्ति करना आपको देशभक्ति मानते हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। आप एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, एक स्वतंत्र देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी, और आज पढ़े लिखे, मुझे लगता है साक्षरता दर भी बढ़ रही है, तो एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। विपक्ष इस देश ने इसीलिए बनाया था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए, अच्छा हो रहा है तो प्रशंसा करिए। जी रुद्र जी, हमने बहुत बार देखा है कि जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं उसमें धर्म से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाता है, और आज के टाइम पे अगर मैं धर्म से रिलेटेड मुद्दों की बात करूं तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो क्या इस तरीके की जो कैंपेन्स होते हैं या इस तरीके के जब मुद्दे बार बार उठते हैं तो क्या ये देशभक्ति को ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है? देखिए, इसमें पहली बार तो मैं बात करूंगा कि ये जो मुद्दे उठते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार मैं पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मानता, जिम्मेदार मैं मुझे, आपको और तमाम ऐसे लोगों को मानता हूँ जो इस ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, जो ऐसी चीज़ों को देखकर शेयर करके लोगों में मज़ा आता है, उनको ऐसी चीज़ों को बोलकर उनको अच्छा लगता है, मैं गलत उनको मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगे कि वोटर कौन है उन पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं और आप, अगर मैं इस चीज़ का विरोध करूंगा कि नहीं, मुझे मेरे पास इस चीज़ को लेकर वोट मांगने मत आना, मेरे पास जब आपके पास नौकरी हो तब वोट मांगने आना, मेरे लिए जब कुछ काम हो, मेरे लिए कुछ विकास के काम हो, देश को आगे ले जाने की बात हो, जीडीपी को आगे बढ़ाने की बात हो, तब मेरे पास वोट मांगने आना। मेरे पास ये कहने के लिए मत आना कि वो इस फलाने जाति का है या फलाने कास्ट का है या फलाने धर्म का है तो उसके लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं एकदम दृढ़ता से मना कर दूंगा कि नहीं मेरे पास इस चीज़ के लिए मत आना है, दृढ़ता से विरोध करूंगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पर देखना पड़ेगा कि हमको इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपना जो स्तर है शिक्षा का, मैं कहता हूँ शिक्षा सिर्फ ये नहीं होता कि हमने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा एक संस्कार, जब हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। तो जब शिक्षित हैं और संस्कारित हैं तब हम इस चीज़ों को, क्योंकि हमारी जो सभ्यता रही है कभी भी किसी से घृणा की सभ्यता नहीं रही है, हमेशा आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम की। हमारे ही सभ्यता में जब हम घरों में पूजा होती है तो हम जब पूजा होने के बाद हम क्या कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म सर्वभाव की भावना हमारी देश की संस्कृति में है। और किसी भी धर्म में, आप दुनिया के किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी पूजा होने के बाद ये नहीं कहती कि विश्व का कल्याण हो, हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो तो उस विश्व में हर जाति, हर कास्ट, हर धर्म, हर संप्रदाय, सब कुछ आता है, सब कोई आता है। तो हमें इस चीज़ को एक तो मानना पड़ेगा कि ये हम उस तरफ हमको नहीं जाना है। कोई लेके जा रहा है तो उसका विरोध करना है, और अगर ऐसी कोई ध्रुवीकरण की बात हो रही है, हमें असल मुद्दे से कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें वो नहीं भटकाना। सर, अभी जैसे आपने कहा कि हम पूजा करने के बाद भी बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और ये कहीं और नहीं बोला जाता, पर ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का है। पर क्या हमारे आज का जो युवा है वो अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से दूर होता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं दूर हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण हम देख रहे हैं, जिस प्रकार के परिवार, मैं अगर सबसे छोटी इकाई से बात करूं तो जिस तरीके से परिवारों में विच्छेदन शुरू हुआ है, परिवार जिस तरीके से छोटे होते चले जा रहे हैं। अब पहले देखिए, पहले लड़ाइयाँ क्यों होती थी कि सास ससुर साथ में रहते हैं इसलिए लड़ाइयाँ होती थी, और जो हस्बैंड के साथ के लोग थे उनसे लड़ाइयाँ होती थी। फिर क्या हुआ कि नहीं भाई, पति पत्नी अलग रहेंगे, सास ससुर अलग रहेंगे, उनके भाई अलग रहेंगे, हम लोग सब अलग रहेंगे। अब लड़ाइयाँ कहाँ हो गई, पति पत्नी में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि पति पत्नी को मारना चाह रहा है, पत्नी पति को मारना चाह रही है, कहीं कहीं पे तो ऐसा देखा बच्चे को मार रहे हैं। तो अब कहाँ से आ गए हम पहले तो चलो ये होता था कि नहीं, चलो भाई सास ससुर मारते थे, या फिर जाट जेठ जेठान जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो लोग मारते पीटते थे, इस तरीके की चीज़ें थी। अब पति पत्नी में, अब जब आप 2 लोग रहने लगे तब भी लड़ाइयाँ उस स्तर पे हुई। तो जब पारिवारिक स्तर पे, जब मैं सबसे छोटी इकाई की बात करता हूँ, तो सबसे छोटी इकाई जब हम उन चीज़ों को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम वहाँ पे एक संस्कार नहीं दे पाएंगे कि संस्कार, चलिए मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि बहुत सारे घरों में जो लड़कियां हैं उन पे बहुत बर्बरता होती है, लेकिन अगर बर्बरता हो रही है
तो आप उस चीज़ को जो कानून ने प्रावधान दिया है, कानूनी प्रावधान के हिसाब से आप अलग होइए, कानूनी प्रावधान को वो करिए। लेकिन संस्कार, जब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जब परिवार में एक संस्कार, परिवार से एक संस्कार चला गया, क्योंकि आपके जब बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले क्या होता था कि बच्चे को सिखाने के लिए उसके दादा दादी होते थे, बच्चे को सिखाते थे कि कैसे परिवार की इज्जत करना, कैसे समाज की इज्जत करना, कैसे अपने देवी देवताओं की इज्जत करना, कैसे धर्म के प्रति आपको करना, कैसे देश के प्रति। ये रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह की कहानियां कौन सुनाता था? दादा दादी सुनाते थे। हम आप मतलब जो माता पिता होते थे वो तो नहीं सुना पाते, दादा दादी सुनाते। अब दादा दादी नहीं है तो बच्चा ना वो कहानियाँ सुनता है, बच्चा सिर्फ वो चीज़ें सुनता है, बच्चा वो सिर्फ चीज़ें देखता है जो कार्टून में दिखाया जाता है, जो कार्टूनी लाइफ है, जो आजकल के रील, तमाम भद्दे रील चल रहे हैं, उस सब चीज़ें चल रही हैं। तो उन सब चीज़ों को देखकर वो जो चीज़ें सीख पाता है, जितना चीज़ें वो सीख पाता है वो कर रहा है। तो ये संस्कारों की कमी तो बिल्कुल है, और ये सबसे बड़ा जो विघटन हो रहा है समाज में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जी, तो एडवोकेट रुद्र जी, देशभक्ति करिकुलम जैसे इनिशिएटिव जैसे कि अब लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स क्या सच में सेकुलर वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, या ये केवल एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, देशभक्ति मुझे लगता है कि पढ़ाई नहीं जा सकती। मैं आपको अगर बड़े बड़े सीधे शब्दों में कहूँ, देशभक्ति एक आपके खून में होती है। देशभक्ति हम फील कर सकते हैं, देशभक्ति हम अपने देश के प्रति, या मान लीजिए मुझे किसी अपने माता पिता से प्यार है, तो मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता कि अपने माँ बाप से प्यार करो। आपको अपने किसी भाई से प्यार है या फिर किसी और अन्य व्यक्ति से प्यार है, तो वो कोई पढ़ाएगा नहीं कि हाँ उस व्यक्ति से प्यार करो, वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है। वो हमारी अपनी फीलिंग होती है, वो हमारा अपना एक उसके प्रति, माँ बाप के प्रति आदर है, सम्मान है, फील है। और वही चीज़ एक बच्चे के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप बच्चे को उसकी जब बेसिक शिक्षा हो रही है, तो बेसिक शिक्षा में अगर आप उसको ये नहीं बताएंगे कि देश क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, दादा दादी क्या होते हैं, स्कूल क्या होता है, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने लड़ के इस देश को आज़ाद कराया, वो क्या थे, वो कौन थे, तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं बताएंगे, तब तक आप देशभक्ति पढ़ाते रहिए। आपने भी बहुत सारे मैथ्स के फार्मूला, फिजिक्स के फार्मूला पढ़े हैं, और आज हम क्या उनका कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि sin बटा tan इक्वल टू tan थीटा हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि sin थीटा बटा cos थीटा हम इक्वल टू tan थीटा। आप पूरे जीवन भर हम लोग आज के 50 साल बाद हो सकता है मर जाएं, अभी 2-4 साल बाद कुछ हो जाए, लेकिन मैं आज तक मुझे उस चीज़ का प्रयोग पता नहीं चला कि उसका प्रयोग कहाँ है। तो कोई चीज़, और खासकर ऐसी देशभक्ति जैसी चीज़ आप पढ़ा नहीं सकते, उसको आप जागृत कर सकते हैं, बता सकते हैं, चेतना ला सकते हैं लोगों में। और उसके लिए आपको बेसिक, जो मैंने कहा कि संस्कार, जो परिवार एक सबसे मूल इकाई है समाज की, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जी, तो एडवोकेट रुद्र जी, आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर देशभक्ति और धार्मिक आइडेंटिटी को लेके जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, और बहुत जल्दी वायरल क्या, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरीके के जो एक्शंस या फिर जो उनके फिर रिएक्शंस आते हैं, क्या वो यूथ को पोलराइज कर रहा है? देखिए, एक चीज़, एक कहावत है कि जो खराब चीज़ होती है वो बड़ी जल्दी फैलती है, अच्छाई बहुत कम फैलती है। एक और बात है, मेरे एक बड़े अच्छे पुरुष थे, उन्होंने कहा था कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं, मतलब आपके एक बुद्धिमानी की एक लिमिट होती है, हर किसी के व्यक्ति की, हमारे इंटेलिजेंस की एक लिमिट होती है, लेकिन जो मूर्खता की कोई लिमिट नहीं होती। आप देखिए, अब एक बड़ा मूर्ख देखते होंगे, फिर बहुत बड़ा मूर्ख देखते हैं, उससे भी ज़्यादा मूर्ख देखते होंगे। एक आपके विजडम की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन मूर्खता की कोई लिमिट नहीं होती। तो सिर्फ इसी तरीके से जो आपका सवाल था कि जिस तरीके से हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्शन समझ लीजिए कि अगले आने वाले 5-10 सालों में। और मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम और आप तो सोशल मीडिया पे लड़ लेते हैं कि मेरा नेता जो है नरेंद्र मोदी, आपका राहुल गांधी है, किसी का तेजस्वी है, किसी का अखिलेश, और चारों लोग लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, और शाम को उनको ये नहीं पता कि चारों नेता बैठ के एक साथ जो है टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे हैं। जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो कम से कम तब आपको ये अकल आनी चाहिए कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई में वो भी ऐसे लड़ते हैं? क्या वो वाकई में ऐसे ही वो मार कुटाई, और कहीं कहीं पे तो आपने खबरें पढ़ी होंगी, गोली चल गई, वो उसका समर्थक था, वो उन समर्थकों में गोली चल गई। तो
मैंने जब शिक्षा की बात करी कि तो शिक्षा का स्तर इसीलिए बढ़ाया जाना चाहिए कि शिक्षा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो विरोध है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों में आप कुछ कहें, मैं आपकी बातों को ना मानूं, जी और ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है कि मुझे हो सकता है कि मैं ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल जी कर रही हैं, आपकी ये पसंद है, मेरी ये पसंद है, मैं इसके गुण गिना सकता हूँ, आप उसके गुण गिनाइए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आपको मोबाइल तोड़ दूँ कि नहीं नहीं ये गलत फ़ोन, ये मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करता तो आप क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। जी तो ये इस तरीके का जब विरोध का स्तर बढ़ जाता है तो तब ये देश लगता है कि तब ये देश पतन की तरफ बढ़ रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। अगर ये नहीं रोका गया तो आगे आने वाले जो मैं कह रहा हूँ 10 साल बड़े ही दुखदाई होने वाले हैं देश के लिए, देश का जो यूथ है इसके लिए बड़ा दुखदाई होने वाला है। तो विरोध करिए, विरोध हमारे संविधान में आपका मौलिक अधिकार है, और जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, लेकिन विरोध का स्तर क्या होना चाहिए, विरोध की भाषा क्या होनी चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। और विरोध सिर्फ अगर आप किसी को मान रहे हैं, सिर्फ उसकी सहमति मत करिए, दूसरे का विरोध मत करिए। जिसको आप मान रहे हैं वो भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसका भी विरोध करिए। जी इसीलिए आपको शिक्षित किया गया है। अगर मैं हो सकता है कि मैं एक ही पार्टी को हमेशा, जब से मैं वोट देना शुरू किया, मैं वोट देता हूँ, लेकिन समय पड़ने पर जब मुझे लगता है कि वो पार्टी गलत कर रही है तो मैं उसके बारे में गलत लिखता भी हूँ, टीवी चैनल्स पे बोलता भी हूँ, और खुल के बोलता हूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो वो चीज़, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं, आप हर चीज़ को आप कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, हर चीज़ को आप कह रहे हैं उसके द्वारा की गई हर चीज़ को आप कह रहे हैं गलत है, और हर चीज़ को आप कह रहे हैं सही है, तो ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है। ये आपको दर्शाता है कि आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपका जो बुद्धि का स्तर है वो मूर्खता की तरफ है, और मूर्ख ही हैं आप, क्योंकि आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, सही को सही नहीं कह जी पा रहे हैं, तो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है।